हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए भूगोल विषय की पाठ्य योजना लेकर आई हूं, जिसका प्रकरण है भारत का भौतिक स्वरूप। आइए देखते हैं कि इसके लिए पाठ्य योजना कैसे तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि सबसे ऊपर हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद लिखते हैं छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम, उसके बाद देते हैं विद्यालय का नाम, उसके बाद हम एक टेबल बनाते हैं जिसके अंतर्गत ये 6 बिंदुओं को लिखा जाता है। तो जिसमें पहला बिंदु होता है दिनांक का, दूसरा है कक्षा, तो कक्षा 6 का है, विषय सामाजिक विज्ञान है, उप विषय भूगोल, चक्र जो है चौथा छठा है और अवधि जो है 40 मिनट की है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। तो हमारा आज का प्रकरण है भारत का भौतिक स्वरूप। प्रकरण देने के बाद हम लिखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य दो तरह के लिखे जाते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो होता है इन जनरल, यानी कि कौन सा विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं या किसका लेसन प्लान बनाना है। तो विषय आपका है सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल, उसमें भूगोल को पढ़ाना है आपको। तो भूगोल विषय की सारी उपलब्धियों को लिखेंगे कि उसको अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या क्या फायदा होगा। तो जिसमें हम 4 से 6 पॉइंट्स को लिखते हैं। तो इस तरह से हम दे देंगे पॉइंट्स। ये हो गया आपके समान उद्देश्य। समान उद्देश्य के बाद नंबर आता है विशिष्ट उद्देश्य का। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो आपका प्रकरण से संबंधित होता है। प्रकरण हमारा है भारत के भौतिक स्वरूप। तो प्रकरण हमें विशिष्ट उद्देश्य में जो है हम 3 तरह का उद्देश्य देंगे। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य है वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं जो पहला पॉइंट है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ज्ञानात्मक यानी कि ज्ञान देना, जानकारी देना छात्रों को। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे छात्र भारत के भौतिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि छात्र भारत के मैदानी, पहाड़ी तथा समुद्री तटों के बारे में जान सकेंगे, मतलब उनको जानकारी होगी। जब हम कोई चीज जान जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो दूसरा उद्देश्य है वो है बोधात्मक उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि छात्र भारत के भौतिक स्वरूप में होने वाले विविधताओं को समझ सकेंगे। एंड सेकेंड पॉइंट है छात्र पर्वतीय भाग तथा मैदानी भाग के अंतर को समझ सकेंगे। तो इस तरह से आपने 2 पॉइंट दे दिया बोधात्मक उद्देश्य में। उसका नंबर आता है क्रियात्मक उद्देश्य का। तो क्रियात्मक उद्देश्य यानी कि अब छात्र खुद एक्टिविटी करेगा, समझ गया, किसी चीज को जान गया, छात्र समझ गया, तो अब क्या करेगा, उस चीज को बताएगा, लोगों से चर्चा करेगा, व्याख्या करेगा, प्रत्यास्परण करेगा। तो इसमें इन चीजों को हम लिखते हैं कि पहला पॉइंट छात्र पर्वत, पठार, मैदानी तथा मरुस्थलीय एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों की व्याख्या कर सकेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि छात्र भारत के मानचित्र में भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों को प्रदर्शित कर सकेंगे। ठीक है। उसका नंबर आता है सहायक सामग्री का। तो सहायक सामग्री में हम देते हैं भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों को दर्शाता चार्ट पेपर। एक चार्ट पेपर लेते जाएगा जिसमें सारे भौतिक स्वरूप होंगे। ठीक है। लपित, श्यामपट्ट, संकेतक आदि आपको लेके जाना है। उसका नंबर आता है पूर्व ज्ञान का। तो पूर्व ज्ञान में आप लिखते हैं कि छात्र भारत के भौतिक स्वरूप की सामान्य जानकारी रखते हैं। ये सारे पूर्व ज्ञान में आपको यही लिखना है। ठीक है। उसका नंबर आता है प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना प्रश्न के लिए हम इस तरह से प्रश्न तैयार करेंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि प्रस्तावना के लिए एक प्रश्न तैयार किया जाता है, बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है ताकि हमारा प्रकरण निकल जाए। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न होंगे। तो इस तरह से पहले तो टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के बाद जो है शिक्षिका प्रश्न करती है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि पृथ्वी ग्रह पर जीवन पाया जाता है। तो जब बच्चे ने जो आंसर किया उसको लेके हम नेक्स्ट प्रश्न तैयार करेंगे कि पृथ्वी ग्रह पर स्थित किस देश में हम सब निवास करते हैं। तो किस देश में निवास करते हैं, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि हम सब भारत देश में निवास करते हैं। ठीक है। तो अब भारत देश को लेकर तीसरा प्रश्न बनाएगी कि भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों की धरातल कैसी है, यानी यहाँ की जमीन कैसी है। तो बच्चे क्या आंसर करेंगे कि जमीन कैसी है, कहीं पे पर्वत है, जैसे बताएंगे बच्चे, कहीं पर्वत है, तो कहीं पे समुद्र है, तो कहीं पे खेती योग्य भूमि यानी कि समतल जमीन है, तो कहीं पे पठार है, टीला उला है, बालू के टीले वगैरह हैं। इस तरह का बच्चे अपने अपने भाषा में आंसर करेंगे आपको। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो बच्चों ने आंसर किया उसको लेके आप नेक्स्ट प्रश्न तैयार करेंगे। इस प्रश्नों को लेके कि धरातल पर कहीं पर्वत का होना, कहीं समुद्र का होना, कहीं समतल जमीन एवं टीला का होना भारत के किस स्वरूप को दर्शाता है। तो बच्चे हो सकता है आंसर दे दे कि भौतिक स्वरूप है उसका, या फिर मौन भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बता देते हैं भौतिक स्वरूप तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो यहीं पे आपका समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर समस्यात्मक हो गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अगर बच्चे आंसर कर देते हैं भौतिक स्वरूप तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिक स्वरूप से आप क्या समझते हैं या भौतिक स्वरूप के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे अपने अपने संभावित आंसर देंगे और एक समय के बाद क्या हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। मौन होने के बाद आप क्या हो गया, उनके लिए समस्यात्मक हो गया। समस्यात्मक हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, उद्देश्य कथन करेंगे।
उद्देश्य कथन करेंगे कि छात्रों, आज हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसका नंबर आता है पाठ प्रस्तुतिकरण का। पाठ प्रस्तुतिकरण के लिए इस तरह से एक टेबल बनाते हैं, जिसमें पहला क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र की और श्यामपट्ट कार्य का इस तरह से कॉलम बना होगा। तो इसमें हम पहला शिक्षण ले रहे हैं। शिक्षण बिंदु है भारत के भौतिक स्वरूप। पहले हम क्या करेंगे, विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। कहीं कहीं पूछना है, किसी किसी विद्यालय में लिखते हैं फॉर्मेट में, किसी किसी विद्यालय में नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसा भी आपके विद्यालय का फॉर्मेट होगा वैसे लिख लीजिएगा। तो हमने क्या किया, बच्चों से एक पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत की उत्तरी सीमा पर लगी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सारे ही बच्चे लगभग जानते हैं कि हिमालय पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, तो तुरंत आंसर कर देंगे कि हिमालय पर्वत है। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा प्रश्न करेंगे कि अच्छा ये बताइए कि पर्वत के अलावा पृथ्वी या भारत की धरातल पर और क्या देखने को मिलता है। आप और क्या देखते हैं, पहाड़ पर्वत तो देखते ही देखते हैं, और क्या देखते हैं। तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे, समुद्र भी देखते हैं, कुछ बताएंगे पठार होगा, कुछ बताएंगे कृषि होगी, जमीन होंगी, इस तरह की चीजें वो बता देंगे। ठीक है, तो फिर अब अगला क्वेश्चन आपका फिर से हो जाएगा कि पृथ्वी की धरातल पर स्थित समुद्र, पठार तथा समतल जमीन जैसे भौतिक स्वरूपों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो क्या हो गया, ये समस्यात्मक हो गया। फिर शिक्षिका क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। स्पष्टीकरण कैसे देगी, देखिए। भौतिक स्वरूप का तात्पर्य किसी भी क्षेत्र, देश, प्रदेश के धरातली बनावट से होता है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के उच्चावाच अर्थात भू आकृति की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। हमारे देश में कहीं हरे भरे मैदान, कहीं पठारी भूमि, कहीं मरुस्थलीय भूमि, कहीं तटीय मैदान, तो कहीं द्वीप समूह स्थित हैं। इन विविधताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। तो 5 भागों में ये कौन कौन से है। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है दक्षिण का पठारी भाग और पांचवा है समुद्र तटीय मैदान है द्वीप समूह। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में डिफिनीशन। तो इधर आप क्या करिएगा, फिर श्यामपट्ट सारांश पे आइएगा। श्यामपट्ट सारांश में क्या करना है, श्यामपट्ट कार्य में आप इस तरह से लिख देंगे कि भौतिक स्वरूप का क्या तात्पर्य है। तो बता देंगे कि भौतिक स्वरूप के अंतर्गत किसी क्षेत्र के उच्चावाच अर्थात भू आकृति की विशेषताओं, ठीक है, विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। और क्या लिख दिया कि भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा थार का मरुस्थल, चौथा है दक्षिण का पठारी भाग, पांचवा समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस शिक्षण बिंदु से रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। बोधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न करते हैं कि किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की विशेषताओं का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं। तो बच्चे के आंसर कर देंगे, वो हम भौतिक स्वरूप के अंतर्गत करते हैं। फिर पूछ लिया कि भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चे के आंसर कर देंगे कि इसे 5 भागों में बांटा गया है। अगर आप चाहें तो उनके नाम भी पूछ सकते हैं बच्चों से। ठीक है, ये हो गया पहला शिक्षण बिंदु। उसके बाद हम लेते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूप की सामान्य जानकारी। ठीक है, हम उनके बारे में अब थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हमने पहला विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया कि भारत के उत्तर में किस तरह का भूभाग है। तो उत्तर में बच्चे समझ जाएंगे कि पहाड़ वाले पर्वत की बात हो रही है। तो बच्चे बता देंगे कि उत्तर में पर्वतीय तथा मैदानी भाग है, क्योंकि 5 भागों में बांटा गया है। उसके बाद फिर पूछ लिया कि अच्छा मरुस्थल से क्या तात्पर्य होता है, क्योंकि 5 तो आपने नाम लिखवा दिया है, थोड़ा बहुत आप बच्चों को बताएंगे भी। तो बच्चे बता देंगे मरुस्थल यानी कि रेत या बालू से तात्पर्य होता है। ठीक है, उसके बाद आप अगला क्वेश्चन करेंगे, अच्छा ठीक है, तो भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों के बारे में विस्तार से बताइए। तो अब क्या हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे, क्योंकि उतना जानकारी तो विस्तार से बताना है, डिटेल बताना, तो बच्चे तो चुप हो ही जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षिका क्या करेगी, अब आप क्या करेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। कैसे कि भारत के भौतिक स्वरूप का विवरण निम्नवत है। तो पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग। इसमें लिखते हैं कि भारत की उत्तरी सीमा पर एक विशाल पर्वत श्रृंखला है, जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी कौन सी है, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कौन सा पर्वत आता है, केटू पर्वत आता है। ठीक है, दूसरा हिमाद्री श्रेणी, जिसके अंतर्गत क्या आता है, माउंट एवरेस्ट आता है। तीसरा हिमाचल श्रेणी और चौथी है शिवालिक श्रेणी। तो ये हो गया आपका उत्तर का पर्वतीय भाग। ठीक है, इधर हम श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे कि इसमें ये आप इसके बारे में लिख रहे हैं उत्तर के पर्वतीय भाग में, कि इस पर्वतीय भाग को हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर का जो पर्वतीय भाग जो है उसे क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। हिमालय का क्या अर्थ होता है, हिमालय जो होता है, हिमालय बराबर हिम प्लस आलय। ठीक है, उसका जो आपका दूसरा पॉइंट है उत्तर का मैदानी भाग।
तो दूसरा जो भौतिक स्वरूप मैदानी भाग के लिए लिखेंगे कि हिमालय के दक्षिण में, यानी कि अब हिमालय के नीचे की ओर आ, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, नीचे आ रहे हैं, भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना है। ठीक है, नदी तंत्र के आधार पर मैदानी भाग के को 3 हिस्से में बांटा गया है, सिंधु नदी, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, अब इसके लिए श्यामपट्ट पे भी क्या लिखा है देखिए, श्यामपट्ट पे लिख दिया है कि ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट है। और क्या लिख दिया कि मैदान का कुल क्षेत्रफल, जो कि मैदान है कुल क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है थार का मरुस्थल। ठीक है, ये गुजरात के पास पड़ता है, गुजरात महाराष्ट्र का एरिया जो है। इसमें लिखेंगे यह भारत के पश्चिम भाग में स्थित है, यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है, इसी कारण यहाँ वनस्पतियां बहुत कम पाई जाती हैं, जो राजस्थान वाला भाग। यहाँ पाई जाने वाली खारे पानी की झील सांभर में नमक का उत्पादन किया जाता है। और कौन सी नदी इस जगह पे बहती है, तो इस जगह पे जो नदी बहती है उसका नाम है लूनी नदी बहती है। ठीक है, इस जगह पे ये थार के मरुस्थल में यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, लूनी है। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, थार का मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद तीसरे पॉइंट के बाद नंबर चौथे पॉइंट का। तो चौथा पॉइंट है आपका दक्षिण का पठारी भाग, यानी कि अब हम नीचे की ओर आ गए इंडिया के मैप में। तो इसमें लिखते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान तथा तटीय भागों के बीच जो स्थान होता है, दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। यह पठार प्राचीन, कठोर एवं रवेदार चट्टानों से मिलकर बना है। इसका धरातल काफी ऊंचा और नीचा होता है। पठारी भाग में क्या विशेषता है कि ये धरातल जो है ऊपर नीचे होता है। तो इधर हम श्यामपट्ट पे भी लिख देते हैं कि क्या लिख दिया कि इसके अंतर्गत मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार और दक्कन का पठार आते हैं। ठीक है, ये श्यामपट्ट पे लिख दिया, इसके बारे में थोड़ा सा इधर श्यामपट्ट पे भी लिख दिया। उसके बाद पांचवा और आखिरी है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो इसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। भारत के 2 द्वीप समूह हैं, कौन कौन से, लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और दूसरा क्या है, कह रहा है कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इधर हमने इधर श्यामपट्ट पे भी लिख के दिखा देंगे पॉइंट्स कुछ, कि पूर्वी तटीय मैदान में धान की खेती की जाती है और पश्चिम तटीय मैदानों में मसाले, नारियल तथा रबड़ की खेती की जाती है। तो इस तरह से आपने पांचों प्रायद्वीपीय पठार जो भी भौतिक स्वरूप थे भारत के, आपने उनके बारे में बता दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो पहला प्रश्न पूछ लिया कि उत्तर के विशाल मैदानी भाग का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो बच्चे क्या आंसर कर देंगे कि 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद फिर पूछ लिया कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की किस श्रेणी से बना है, तो वो हिमाद्री श्रेणी से बना है। फिर पूछा कि भारत के 2 द्वीप समूह कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया लक्षद्वीप हो गया, दूसरा है अंडमान और निकोबार। ये कट गया, आप ध्यान रखेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, ये ऊपर पढ़ा रखा है, उसी में से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके 2 शिक्षण बिंदु। उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, मैंने बस आपकी जानकारी के लिए लिख दिया है। लेसन प्लान बड़ा हो रहा है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसे लिखने की इच्छा होगी तो लिखिएगा, नहीं तो जरूरत नहीं है। फिर तीसरा है भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूपों से होने वाले लाभ, मतलब जो इस तरह से स्वरूप है भारत का, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं समुद्र है, कहीं तट है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उससे क्या फायदा है भारत को, तो इसलिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बच्चे के आंसर करेंगे K2 है। फिर पूछ दिया कि दक्षिण के केवल 2 मुख्य पठार कौन कौन से हैं, तो बता देंगे बच्चे की दक्कन का पठार और छोटा नागपुर, क्योंकि ऊपर से जो पढ़ाया हुआ उसी को लेके आगे चलते हैं। ठीक है, फिर पूछ लिया भारत के विभिन्न भौतिक स्वरूप से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं। अब बच्चे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मौन हो जाएंगे। जब मौन हो जाएंगे तो शिक्षक क्या करेंगे, आप स्पष्टीकरण देंगे कि पहला है कि हिमालय पर्वत एक पहरेदार की भांति वाह्य आक्रमण से भारत की रक्षा करता है। दूसरा, हिमालय वर्षा उत्पन्न करने में सहायक होता है। तीसरा, हिमालय पर्वत से अनेक जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। चौथा, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बने उत्तर के मैदान कृषि, उद्योग एवं पशुपालन आदि के लिए भूमि प्रदान करते हैं। 5वां पॉइंट है खारे पानी की झील से नमक का उत्पादन किया जाता है। फिर छठा है दक्षिण के पठार के प्राचीन शैलों में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तटीय 7वां पॉइंट है तटीय मैदानों पर जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको श्यामपट्ट पे भी लिख देंगे
कि प्रायद्वीपीय पठार जल विद्युत उत्पादन केंद्र के लिए उपयुक्त होते हैं। और दूसरा पॉइंट दे दिया कि मूंगे के लिए लक्षद्वीप को जाना जाता है। उसके बाद हम इससे रिलेटेड बोधात्मक प्रश्न पूछ देंगे कि हिमालय से होने वाले 2 लाभ को बताइए, तो बच्चे आंसर कर देंगे कि प्रहरी के रूप में और वर्षा उत्पादन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी तीनों शिक्षण बिंदु। उसके बाद हम इससे रिलेटेड पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। तो पहला पुनरावृत्ति प्रश्न जो होते हैं, पुनरावृत्ति प्रश्न आपके तीनों ही शिक्षण बिंदु से लेके पूछना है आपको। तो इसमें पहला प्रश्न हमने पूछ लिया कि भारत के भौतिक स्वरूप से क्या तात्पर्य है। दूसरा, भारत के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। तीसरा प्रश्न है पश्चिम तटीय मैदान में किन फसलों की खेती की जाती है। और चौथा, हिमालय पर्वत से होने वाले किन्हीं 2 लाभों के बताइए। उसके बाद हम श्यामपट्ट सारांश दे देते हैं। श्यामपट्ट सारांश में जो है हम कोशिश करते हैं कि पुनरावृत्ति प्रश्न के ही आंसर किया जाए। तो जैसे भारत का भौतिक स्वरूप है, तो क्या इसमें लिखेंगे कि भारत के भौतिक स्वरूपों से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र, देश तथा प्रदेश के धरातली बनावट से होता है। इसके अंतर्गत भू आकृति की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से, ये 5 लिख के दिखा दिया। ठीक है, उसका तीसरा प्रश्न था कि पश्चिम तटीय मैदान पर नारियल, मसाले तथा किसकी खेती होती है। तो आंसर कर दिया कि नारियल, मसाले तथा रबड़ की खेती की जाती है। और चौथा दे दिया हिमालय से क्या लाभ है कि ये पहरेदार के रूप में कार्य करता है और वर्षा कराने में सहायक है। उसके बाद हम गृह कार्य दे देते हैं कि भारत के भौतिक स्वरूप को भारत के मानचित्र पर दिखाइए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की पाठ योजना, भारत के भौतिक स्वरूप। फ्रेंड्स आपको ये मेरी पाठ योजना कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेसन प्लान में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।